नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम लिव इन रिश्ते से जुड़े हुए कानूनी समझौते से जुड़ी जानकारी देंगे और इन लिव इन रिश्ते से जुड़ी आपकी समस्याओं का भी समाधान करेंगे। बड़े शहरों और मेट्रो सिटीज में लिव इन आम चलन में आ चुका है। इस रिश्ते में दो वयस्क कानूनी तौर पर साथ में रह सकते हैं। देश में लाखों की तादाद में ऐसे जोड़े हैं जो कि बिना शादी के साथ में रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि देश की विधायिका भी लिव इन रिलेशनशिप को वैध मानती है। सर्वोच्च न्यायालय ने साल 2013 में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक गाइडलाइन जारी की थी। इसमें कहा गया था कि लंबे समय से अपनी मर्जी से खुशहाल तरीके से रह रहे युवा लिव इन रिश्ते में रहने के लिए स्वतंत्र है। दोनों पार्टनर आर्थिक और अन्य संसाधन बांटने और शारीरिक संबंध बनाते हुए भी साथ रह सकते हैं। यह रिश्ता लिव इन ही कहलाएगा। लिव इन रिश्तों में रहने वाले वयस्क वित्तीय जिम्मेदारियों का भी जो बोझ है उसे साझा करते हैं। साथ ही आपको बता दें कि लिव इन रिश्तों में संपत्ति के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में यह भी कहा कि अगर दो लोग लंबे समय से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं और उनमें संबंध है तो ऐसे में एक साथी की मौत के बाद दूसरे का उसकी संपत्ति पर पूरा हक होगा। भारत के कानून लिव इन रिश्तों में पैदा हुए बच्चों के हक में हैं। ये तो थी लिव इन से जुड़ी हुई बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी और सलाह देने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता और AOR स्वाति जिंदल गर्ग जी। स्वाति जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। स्वाति जी, आपको लिव इन से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं के बारे में जानकारी देंगे, विस्तृत जानकारी देंगे और आप भी इस बारे में और अपने हक के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो विशेषज्ञ से अगर आप पूछना चाहते हैं, आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। फोन लाइन्स खुल चुके हैं। नंबर बता देते हैं आपको और विषय भी बता देते हैं। लिव इन रिश्ते से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120-6127-937। दूसरा नंबर हमारा है 0120-6127-938। इन दोनों ही नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और लिव इन से जुड़ी हुई तमाम कानूनी पहलुओं को समझ सकते हैं। तो स्वाति जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। स्वाति जी, लिव इन की कानूनी परिभाषा क्या है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करें और ये भी बताइए कि लिव इन रिलेशन वैध कब माना जाता है। देखिए, लिव इन की जो कानूनी परिभाषा है वो ये है कि दो बालिग लोग अगर आपसी सहमति से साथ में रह रहे हैं और बिना किसी प्रेशर के, यानी कि एक ने मजबूरी नहीं क्रिएट करी ऐसी कि दूसरा उसके साथ रहे या उस पर कोई प्रेशर नहीं बनाया और दोनों बिना किसी प्रेशर के आपसी सहमति से साथ में रह रहे हैं और वो जो रिलेशनशिप उनका है वो ऐसा है कि वो इन द नेचर ऑफ मैरिज है। मतलब आपस में वो सारे काम उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे एक मैरिड कपल करता है। दे आर हैविंग सेक्सुअल रिलेशंस विद ईच अदर। हो सकता है उनके बच्चे भी हों। उन्होंने काम का बंटवारा भी आपस में इसी तरह कर रखा है कि जिस तरह एक कपल करता है, तो उसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। इस रिलेशनशिप को आप, जैसे कि आपने बहुत खूबसूरती से समझाया है कि सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने 2013 में एक जजमेंट दिया था इंदिरा शर्मा वर्सेस VK शर्मा में। उन्होंने उसमें गाइडलाइंस कुछ दी थी कि अगर उस गाइडलाइन पे वो रिलेशनशिप खरी उतरती है तो ऐसे केस में उसको ये कहा जाएगा कि वो एक वैध लिव इन रिलेशनशिप है। जी स्वाति जी, ये भी बताइए कि क्या लिव इन रिश्तों को शादी का दर्जा दिया जा सकता है क्या? देखिए, शादी का जो दर्जा है वो विभिन्न कानूनों में इंडिया में वो एक अलग दर्जा है। हाँ। कुछ कानून, अगर हम हिंदू मैरिज एक्ट को देखें तो उसमें शादी को एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप माना गया है, उसको एक सैक्रामेंट माना गया है। देन वी हैव द मुस्लिम लॉ, देन वी हैव द स्पेशल मैरिज एक्ट। तो जो शादी का दर्जा है वो एक अलग दर्जा है। उसमें जो एक रिलेशनशिप होती है वो बेस्ड ऑन अ वैलिड मैरिज होती है। लिव इन रिलेशनशिप को हम शादी की रिलेशनशिप से इक्वेट नहीं कर सकते, बट हम ये जरूर कह सकते हैं कि काफी सारे बेनिफिट्स जो एक मैरिड कपल के पास हैं वो एक ऐसे कपल जो कि लिव इन रिलेशनशिप में है उसको भी अक्रू करते हैं। बट ये फैक्ट दिखाने के लिए कि क्या वो प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप है या नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि गाइडलाइंस हैं एपेक्स कोर्ट की और उन गाइडलाइंस पर 8 गाइडलाइंस है टोटल में अगर देखें। अगर वो रिलेशनशिप उन 8 गाइडलाइन पर खरी उतरती है
तो कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि एक शादीशुदा कपल को मिलते हैं, वो लिव इन पार्टनर को भी मिलेंगे। बट अगर वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्रूव नहीं होती, तो फिर हम कहेंगे कि ये सारे जो बेनिफिट्स हैं उनको अक्रू नहीं करेंगे। ठीक है। अगर कोई लिव इन रिश्ता टूट जाता है तो क्या पुरुषों को मुआवजे का भुगतान करना चाहिए? अदालत के फैसले क्या कहते हैं? क्योंकि अभी तक ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे साथ जिसमें अदालत ने फैसले दिए, उसके मुताबिक क्या कहा जा सकता है? देखिए, बिल्कुल, अगर जैसा मैंने आपसे कहा, अगर हम माननीय उच्चतम न्यायालय की गाइडलाइंस देखें प्योरली, क्योंकि ये सिचुएशंस ऐसी हैं जो अब आ रही हैं, हमारा सोसाइटी हमारी डेवलप कर रही है, काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। पहले लिव इन रिलेशनशिप इतना रेगुलर नहीं माना जाता था, बहुत अजूबी चीज होती थी। अब लोग खुले में लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, काफी सारे ऑफेंसेस हो रहे हैं। जो आजकल लेटेस्ट हैपनिंग्स हुई हैं कि एक लड़के ने अपने लिव इन पार्टनर की हत्या करी, उसके बॉडी को छुपाने की कोशिश करी। तो उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप बढ़ता जा रहा है, बट क्या वो एक वैलिड रिलेशनशिप है? और क्या उस रिलेशनशिप के एंड होने के बाद जो मेल पार्टनर है उसको अपनी फीमेल पार्टनर को मेंटेन करना होगा या नहीं? इसके लिए बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं जो मिलने चाहिए। अगर वो क्राइटेरियाज फुलफिल होते हैं, जैसे कि अगर ये लेडी प्रूव कर पाती है कि वो रिलेशनशिप जो थी वो इन द नेचर ऑफ मैरिज थी, तो ऐसे में जो मेल पार्टनर है उसको मेंटेन करना पड़ेगा अपनी फीमेल पार्टनर को, वरना वो प्योरली एक रिलेशनशिप ऑफ अ मिस्ट्रेस हो जाता है उस लेडी का, और ऐसी रिलेशनशिप में वो मेंटेनेंस उसको नहीं मिलती। ठीक है। लिव इन रिलेशनशिप में अगर धोखा होता है तो क्या लड़की रेप के चार्जेस लगा सकती हैं, एलिगेशन लगा सकती है? आजकल ये मैंने बहुत बहुत कॉमन हो रहा है कि रेप के लिए जो इफेक्टिव जो एलिमेंट है वो है एलिमेंट ऑफ कंसेंट। हम लोग सभी जानते हैं, ये थैंक्स टू बॉलीवुड, ऑल द मूवीज दैट आर कमिंग, ये जो कंसेंशुअल एक्टिविटी है और कंसेंट का होना या एब्सेंस ऑफ कंसेंट एक बहुत बड़ी चीज है। अगर ये प्रूव कर देता है लड़का कि ये लड़की मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, तो उसके रेप चार्जेस प्रूव होना काफी मुश्किल हो जाता है। बट अगर इट टर्न्स आउट, कोर्ट को ये पता लगता है कि भाई ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और किसी कारणवश इनकी आपस में लड़ाई हुई या लड़के ने लड़की की कोई बात नहीं मानी, इसीलिए अब वो घूम कर भाई उसके ऊपर रेप के एलिगेशंस लगा रही है, जबकि ये रिलेशनशिप कंसेंशुअल था, तो ऑफ कोर्स फिर वो एलिगेशन प्रूफ नहीं हो पाएंगे। जी, ठीक है। क्या लड़की ब्रेकअप के बाद मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है क्या? बिल्कुल कर सकती है, अगर वो ये सही तौर पे प्रूव कर पाए कि वो इस एक लंबे अंतराल के लिए उस लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। उन दोनों ने अपने आप को एक पति पत्नी की तरह एक कपल दर्शाया था दुनिया वालों को, अपने दोस्तों को, सोसाइटी को, और वो दोनों आपस में काम का बंटवारा था, उनके शेयर्ड प्रॉपर्टीज थी, शेयर्ड बैंक अकाउंट्स थे। ऑल इन ऑल एक ऐसी रिलेशनशिप थी जिसको हम देखकर हमें लगे कि हाँ भाई ये शादीशुदा कपल है, या फिर ये इन द नेचर ऑफ मैरिज एक साथ एक दूसरे के रह रहे हैं। ऐसे केस में जरूर उस लेडी को मेंटेनेंस वो मांग सकती है और उसको मिलेगा। जी, ठीक है। लिव इन में पैदा हुए बच्चों पर कानूनी स्थिति क्या रहती है? अभी तक के क्या उदाहरण है हमारे सामने? अभी तक जो हमारे सामने केसेस आए हैं, जो जजमेंट्स आई हैं, वो यही कहती हैं कि अगर लिव इन रिलेशनशिप जो कि बहुत लंबे काल तक साथ में चला है, देखिए कार्यकाल क्या रहा उस लिव इन रिलेशनशिप का, टोटल पीरियड क्या रहा, दिस इज अगेन डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट केसेस। कोई कोर्ट ने एक पीरियड नहीं दिया है कि हाँ भाई अगर आप 2 साल तक साथ में रहे तो आपका लिव इन सक्सेसफुल है, या 2 महीने तक साथ में रहे, या 20 साल तक। अलग अलग पीरियड्स हैं, किसी के 18 साल को वैध संबंध लिव इन माना गया है, किसी के 8 साल के पीरियड को भी लिव इन का रिलेशनशिप ग्रांट किया गया है। जो नेचर है उसका इंटेंशन देखा जाएगा, और अगर एक प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप जो कि इन द नेचर ऑफ मैरिज दोनों का रहा था, और इस दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को जो स्टेटस मिलता है उसमें उसको प्रॉपर्टी का भी स्टेटस मिलता है, उसको कानूनी स्टेटस, कानूनी दर्जा दिया गया है। ठीक है। लिव इन में रह रहे बच्चों की माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, इसकी क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए, लिव इन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अगर उन सारे पैरामीटर्स पे ये गाइडलाइंस खरी उतरती हैं, अगर आपका एक केस है, अगर उसमें ये मान लेता है कोर्ट के स्वाति जी, मैं इस पर डिटेल से आपकी राय जानूंगी, लेकिन मनोज इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे जुड़ गए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका
बताइए क्या है आपका सवाल। मेरा सवाल ये है कि रिलेशनशिप में एग्रीमेंट करना पड़ता है या कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, क्या होता है उसमें, स्टैंप लगानी पड़ती है कि क्या होता है? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा है। रिलेशनशिप में एग्रीमेंट करना पड़ता है, ड्राफ्ट करना पड़ता है, क्या कॉन्ट्रैक्ट कुछ करना पड़ता है स्टैंप पेपर पे, या रजिस्टर कराना पड़ता है, या नोटरी होती चलेगी? देखिए क्या होता है कि अभी तक जो सिस्टम था वो ये था कि दो पार्टनर्स साथ में, दो पार्टनर्स मतलब आपका डिफरेंट सेक्स, एक आदमी और एक औरत साथ में लिव इन में रह रहे हैं। बट होता क्या था, चाहे उनमें वर्बली कोई अंडरस्टैंडिंग हो, बट ऐसा ना हो कि कल को किसी एक पार्टनर का मन बदल जाए तो वो कहे कि नहीं भाई ये लिव इन तो नहीं था। एक कारण ये भी है कि अब लिव इन स्टेटस को भी काफी सारी कानूनी प्रोटेक्शन दे दी गई है थ्रू द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट या सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कई कपल्स जो आज की दुनिया में वो ऐसे भी हैं कि एक अग्रीमेंट कर लेते हैं कि हाँ हम दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे साथ में, और एक अग्रीमेंट को आप अगर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक उसको प्रॉपर तरीके से लीगली नोटराइज करा सकते हैं। तो वो एक अग्रीमेंट स्ट्रॉन्ग प्रूफ हो जाता है। कल को अगर आपस में कोई आपके डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं तो ये कोर्ट के सामने ये प्रूफ करना कि यस वी वर लिविंग इन द आवर रिलेशनशिप वाज इन द नेचर ऑफ मैरिज, जैसा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहता है या जैसी रिक्वायरमेंट है उस एक्ट की फॉर द स्टेटस ऑफ अ प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप। तो अगर आप ऐसा एग्रीमेंट कर लें तो जाहिर तौर पर आप लीगली ज्यादा साउंड होते हैं, आपकी रिलेशनशिप ज्यादा साउंड होती है बिफोर द कोर्ट। बिल्कुल, तो ठीक है, इस पे हम और भी तफसील से जानकारी आपसे लेते रहेंगे स्वाति जी, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे जिस बात का जिक्र अभी मैं सवाल लेने से पहले कर रही थी कि लिव इन में रह रहे बच्चों के माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होता है, ये भी हम आपके से जानेंगे, और साथ ही साथ और भी बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब आपसे लेंगे। लेकिन लिव इन में रह रहे जो बच्चे हैं उनके माता पिता की संपत्ति का बंटवारा कैसे होगा, इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। कोर्ट के सामने आए हैं, कोर्ट ने गाइडलाइंस भी बनाई 2013 के केस में। हाँ। उसमें कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जब लड़का लड़की दोनों जानते हैं कि भाई उनमें से दोनों शादीशुदा हैं किसी और से, या उनमें से एक कोई शादीशुदा है। वो जानते हैं कि भाई हम एक दूसरे से शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनमें से एक पार्टनर शादीशुदा है, और इसके चलते वो लिव इन बनाते हैं। फिर कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हैं जिसमें से हो सकता है आदमी उस लड़की को धोखा देता है, बताता नहीं है कि उसका एक परिवार और भी है, और इसके चलते उनकी एक रिलेशनशिप बनती है। कोर्ट कहता है कि अगर ये प्रॉपर लिव इन रिलेशनशिप है जिसमें आप किसी छुपाव को नहीं रख रहे हैं, और अगर दोनों जानते हैं कि ये लिव इन रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज है और वो प्रूव हो जाती है कोर्ट के सामने, तो ऐसे में जो बच्चा उस रिलेशनशिप से इस दुनिया में आता है उसको प्रॉपर्टी का वैसा ही हक होगा जैसा कि एक लीगली वेडेड वाइफ के बच्चे का होता है। अगर वो रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज प्रूव नहीं हो पाती तो जाहिर तौर पे ना तो उस वाइफ को कोई मेंटेनेंस मिलेगी, ना ही उसके बच्चे को कोई प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। जी ठीक है। एक साथी की मौत के बाद दूसरे का उसकी संपत्ति पर क्या हक होता है, कितना हक होता है, इसका क्या क्राइटेरिया रहता है, क्या इसकी प्रक्रिया रहती है? इसका क्राइटेरिया भी वही है। देखिए, अगर वो लेडी लीगली वेडेड नहीं है बट एक लीगल रिलेशनशिप उनकी लिव इन रिलेशनशिप की है तो उसको प्रॉपर्टी में हक मिलेगा। पर अगर उसको पता है कि उस आदमी की एक लीगली वेडेड वाइफ थी, मतलब एक अब वो उसकी विडो है, तो ऐसे में वो उस रिलेशनशिप से प्रॉपर्टी में कोई हक क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो ये जानते बूझते उस रिलेशनशिप में गई है जिसमें उसको पता था कि उसका स्टेटस एक मिस्ट्रेस का या एक कॉन्कुबाइन का है, अब केप्ट वुमन जिसे कोर्ट ने कहा है। जी, लिव इन रिश्ते में स्त्री के यौन उत्पीड़न पर क्या घरेलू हिंसा का कानून लागू होता है या हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, घरेलू हिंसा का कानून जो औरतों का शोषण हो रहा था आज के समाज में, चाहे वो इकोनॉमिक शोषण हो, मतलब उसको ठीक तरीके से मेंटेनेंस नहीं दी जा रही, मेंटल इमोशनल शोषण हो उसका कि उसके ऊपर आप टॉन्ट कर रहे हैं या आप उसको मानसिक यातना पहुंचा रहे हैं, या शारीरिक शोषण हो जिसमें कि फिजिकल बीटिंग, घूस हालात, मुक्के से के साथ साथ मार पिटाई के साथ साथ एनी काइंड ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट को भी इंक्लूड किया गया है, या फिर किसी भी और तरह का शोषण उसके साथ हो रहा हो, फाइनेंशियल शोषण हो रहा हो, ये सारी सिचुएशंस एक लिव इन फीमेल पार्टनर के ऊपर भी लागू होती हैं उसी तरह जैसे कि एक लीगली वेडेड वाइफ पे। बस क्राइटेरिया ये है कि वो जो गाइडलाइंस माननीय उच्चतम न्यायालय ने रखी हैं
वो लिव इन रिलेशनशिप का जो क्राइटेरिया है कि काफी सालों तक दोनों साथ रह रहे हो, अपने दोस्तों के आगे उन्होंने प्रोजेक्ट किया हो अपने आप को कि हाँ हम एक पति पत्नी की हैसियत से साथ में रह रहे हो, उनके सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन हुए हो, उन्होंने आपस में कोई जॉइंट प्रॉपर्टीज या जॉइंट अकाउंट या एक दूसरे के नेम का सहारा लिया हो, ये सारी चीजें अगर पूरी हो रही हैं तो जरूर वो औरत कोर्ट के पास जा सकती है, दरवाजा खटखटा सकती है कि भाई मेरा शारीरिक शोषण हुआ है और मुझे न्याय दिया जाए, और ऐसे में कोर्ट उसका साथ जरूर देगा। बिल्कुल, अगर इस तरह की चीज हुई है तो कोर्ट में जा सकती है वो फीमेल और कोर्ट उसका साथ जरूर देगा। और ऐसे में मैं अपने तमाम दर्शकों से भी मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप कॉल करना चाहते हैं, इस विषय के बारे में तफसील से जानकारी लेना चाहते हैं, अपने सवाल का जवाब लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं इस विषय के बारे में बहुत विस्तार से स्वाति जी आपको बता रही हैं। और स्वाति जी ये बताइए कि मुस्लिम कानून लिव इन को कैसे देखता है? देखिए, मुस्लिम कानून में लिव इन की कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा तो हिंदू के कानून में भी नहीं है, ना तो हिंदू मैरिज एक्ट में ना ही मुस्लिम लॉ में कहीं भी कोई लिव इन की एक परिभाषा दी हुई है। इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। पर जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे समाज आगे विकसित हो रहा है, जैसे जैसे विचार बदल रहे हैं, उसी तरह लोगों का जो रवैया है वो बदल रहा है, और इस रवैये के कारण ही लॉज में अब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो ये चेंजिंग सिचुएशंस को इंक्लूड कर पाए लॉ में। जो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जो कि सभी धर्म के लोगों पर लागू होता है, इसीलिए उसमें इस लिव इन रिलेशनशिप को भी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है। लिव इन रिश्ता टूटने पर क्या महिला को आर्थिक मुआवजा या मेंटेनेंस मिलने का प्रावधान रहता है? बिल्कुल 100% रहता है, क्योंकि अगर एक महिला ने अपने मान लीजिए 5, 10, 15, 20 साल एक पुरुष के साथ एक मैरिज, एक रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज में गुजारे हैं, जहां उसने अपनी तरफ के सारे फर्ज निभाए हैं, चाहे वो प्रोवाइडिंग इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल सपोर्ट हो, सेक्सुअल सपोर्ट हो, उसने अपने सारे काम उसी तरह करे हैं जैसे अगर वो शादीशुदा होती तो वो करती। और अगर अब उम्र के एडवांस स्टेज पर वो आदमी उसको छोड़ के कहीं और चला जाता है और वो कहता है कि भाई मैं अपनी मेंटेनेंस की जो ड्यूटी है इससे अपनी जान छुड़ाना चाहता हूँ, मैं आपको मेंटेन नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपके साथ 7 फेरे नहीं ले लिए हैं या आपको कबूल है नहीं कहा है, तो ये कोर्ट अलाउ नहीं करता। अगर वो महिला कोर्ट के सामने ये प्रूव कर सकती है कि हाँ हमारी जो रिलेशनशिप थी वो इन द नेचर ऑफ मैरिज थी, तो कोर्ट उसको जाहिर तौर पर मुआवजा देगा, मेंटेनेंस उसको मिलेगी। ठीक है। स्वाति जी ये बताइए कि अगर इस केस में बच्चा होता है या फिर जो बच्चा है वो है और ऐसे में दोनों अलग रहना चाहते हैं, अब दोनों साथ नहीं रहना चाहते, बच्चे की कस्टडी कैसे मिलती है? बच्चा किसके साथ रहता है? बच्चे की कस्टडी के लिए उनको उसी तरह कोर्ट के सामने जाना पड़ेगा, लेकिन जो कोर्ट का रवैया रहा है आज तक, वो रवैया यही कहता है कि बच्चे की कस्टडी माँ को दी जाएगी। लेकिन अगर किसी भी तरह माँ की कस्टडी की इनकैपेसिटी प्रूव कर दे पुरुष, और ये प्रूव कर दे कि वही फादर है और वो उस बच्चे को रखने का इच्छुक है, तो डिपेंडिंग ऑन द मेरिट्स ऑफ द केस के फैक्ट्स क्या हैं, क्या रियलिटी है, कोर्ट उसी तरह अपना डिसीजन देगा। और अगर इस तरह का केस हो कि दोनों में से कोई भी बच्चे को नहीं रखना चाहता, उस केस में कोई फैसला अभी तक आया हो? भाई अगर उस केस में अगर कोई भी उस बच्चे को लेने के इच्छुक नहीं है तो फिर वो फॉस्टर केयर में ही बच्चा जाएगा, क्योंकि आप जबरदस्ती किसी के ऊपर उस बच्चे को थोप नहीं सकते। बट हाँ, उस बच्चे की मेंटेनेंस जरूर ली जा सकती है उसके पेरेंट्स से। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका स्वाति जिंदल गर्ग जी, आपने बहुत विस्तार से बहुत तफसील से हमें लिव इन रिलेशनशिप के बारे में बताया, इससे जुड़े हुए कानून और क्या कुछ अभी तक उदाहरण हमारे साथ में रहे हैं, क्या कुछ अभी तक फैसले अभी तक आए हैं, उन तमाम फैसलों के बारे में भी आपने बहुत विस्तार से बताया। बहुत शुक्रिया आपका इस खास कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ने के लिए। इसी के साथ लीगल हेल्पलाइन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।